स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, यही हमारी भगवान से शुभकामना है कि आप लोग सकुशल रहें और जल्द से जल्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में विधायिका वाले विषय को पढ़ रहे थे। विधायिका में संघ की विधायिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें लोकसभा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं उनको जाना हमने। अब आज उसके बाद हम लोगों ने जाना कुछ विशेष प्रकार की शब्दावलियों को। उसके बाद आज का जो हमारा विषय है वो चूँकि संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा को लिया गया है। इसमें संसदीय समितियाँ मतलब संसद मतलब आपका राज्यसभा और लोकसभा की यहाँ बात करेंगे। राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन समितियों की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कंबाइंड समितियाँ होती है। कुछ अलग होती है। कुछ समितियों में दो प्रकार की समितियाँ होती है। संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई समिति कहते हैं और दूसरी जो हमारी होती है अस्थाई या तदर्थ समिति। अस्थाई समिति जो हमारी होती है वो समय समय पर उसका गठन किया जाता है। कुछ समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, कुछ का 2 वर्ष होता है। उसकी संरचनात्मक शैली क्या है, उसका कार्य क्या है, गठन कैसे होता है, कितने सदस्य होते हैं, वो सदस्य क्या केवल लोकसभा से होते हैं या केवल राज्यसभा से होते हैं, या राज्यसभा या लोकसभा दोनों से मिलकर उस कमेटी के सदस्यों का चयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष कौन होता है, सत्ताधारी दल का नेता होता है या फिर विपक्ष का कोई नेता होता है। नियुक्ति उनकी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या प्रधानमंत्री करता है। उन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ऐसे ही चुन लिए जाते हैं या उनकी कोई एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। अस्थाई समितियों में हम वैसे तो ज़्यादा समितियां हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 3-4 समितियां ही प्रमुख होती है। उसमें हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। उसके बाद अन्य में हम लोग देखेंगे कि अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित कौन सी समितियां हैं। उसके बाद अन्य चीज़ों को देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम आज बात करेंगे अस्थाई समिति, जिसे तदर्थ समिति भी कहते हैं। इनका गठन किसी विशेष प्रयोजन को देखते हुए किया जाता है और जैसे ही उसका प्रयोजन समाप्त हो जाता है इस समिति को ख़त्म कर दिया जाता है, उनके अस्थायित्व को ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए इनका नाम अस्थाई समिति है। अस्थाई समितियाँ में 2 प्रकार की समिति होती है, एक जांच समिति इंक्वायरी कमेटी और एक होती है सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी। आज बारी बारी से सभी चीज़ों को ध्यानगत देखेंगे। आप हमारी वीडियोस को देखिएगा अंत तक, क्योंकि इसमें प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी अंग्रेजी में इसे कहते हैं। बात आता है कि भारत में संसदीय समितियों का गठन क्यों किया गया। देखिए, भारत में संसदीय समितियों का गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को आधार मानते हुए प्रथम बार 1921 में संसदीय जो समितियां हुई उसका गठन किया गया। प्रथम जो संसदीय समिति हमारी थी वो लोक लेखा समिति थी। सबसे पुरानी समिति है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका गठन वर्ष 1921 में किया गया था। आज़ादी के बाद धीरे धीरे इनमें और क्या इनकी गुणवत्ता में, इनके कार्यशैली में बदलाव देखा गया, जो लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है। आइए पहली समिति हम आज देखेंगे, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। गठन कब हुआ था? वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। यह सबसे पुरानी समिति है। सबसे पुरानी समिति कौन सी समिति? संसदीय समिति। ठीक, लोक लेखा समिति की बात करेंगे। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, गठन 1921 में हुआ था। बात करते हैं सदस्य। इसके कितने सदस्य होते हैं? इसके 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अर्थात जो हमारी लोक लेखा समिति होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का योगदान होता है।
लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी तक यह परंपरा आई है कि विपक्षी दल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। इसमें यह है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होता है। ये जो आपका है इम्पॉर्टेंट है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है, अर्थात समिति से मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो मेंबर होगा वो मंत्रिपरिषद का मेंबर नहीं होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है वो लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि सरकार के लेखों की जांच करना, भारत सरकार के लेखों की जांच करना। अब जांच करना तो भारत सरकार का जो मुख्य अधिकारी होता है जांच का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन सब की जांच करता है। जांच में ये देखा जाता है कि जो सरकार द्वारा, जैसे 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला, इसमें नीलामी हुए था तो क्या नीलामी की प्रक्रिया सही थी या गलत थी? अगर कुछ खामियां होती है तो वो अपने जांच के आधार पर सरकार को रिपोर्ट सौंपता है और सरकार उस पर आगे की कार्रवाई करती है। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम मामला आदि इसके प्रमुख जांच थे जो विगत वर्षों में हो चुके हैं। उसके बाद हमारी दूसरी कमेटी आती है अस्थाई समिति में, प्राक्कलन समिति। इसको अंग्रेजी में एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं। अब प्रश्न ये पूछता है कि जो प्राक्कलन समिति है उसका गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? ये बार बार PCS में प्रश्न पूछता है या और परीक्षाओं में। तो स्वतंत्रता के पश्चात जॉन मथाई नाम याद करना है, जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्रथम बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1950 में जॉन मथाई की अध्यक्ष की सिफारिश पर गठन किया गया था। अब देखिए, अब ये जो कमेटी होती है प्राक्कलन समिति, इसमें सभी जो सदस्य होते हैं, पहले तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ये 30 सदस्य लोकसभा से चुन के आते हैं। ये 30 सदस्य लोकसभा से चुन के आते हैं। और ये भी पूछता है कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? तो लोकसभा से। चूँकि ये लोकसभा की कमेटी है, लोकसभा के लोग ही इसके सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये प्रश्न पूछेगा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। अब अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ये सत्ताधारी दल से होता है। देखिए, बात करेंगे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का। नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो आपकी प्राक्कलन समिति है उसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सत्ताधारी दल का होता है। नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और जो लोक लेखा समिति होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों का कार्य क्या होता है? सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित ये भी है, जैसे वार्षिक अनुदानों की जांच करना आदि। ठीक, उसके बाद जो पूरक अनुपूरक बजट होते हैं उनकी जांच करना, क्या है उसमें मामला। जो प्राक्कलन समिति है इसका अन्य नाम क्या है? प्राक्कलन समिति का अन्य नाम अस्थाई मितव्ययिता समिति। कई बार ये भी पूछा जाता है कि अस्थाई मितव्ययिता समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए हो जाता है कि आप आम किताबों में देखेंगे प्राक्कलन समिति को प्राक्कलन समिति ही लिखा गया है, जबकि इसे अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा वहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति की जुड़वा वहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। या
लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। आइए एक बार इसे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर वर्ष 1921 से संसदीय समितियां अस्तित्व में आई। संसदीय समितियां कब से अस्तित्व में आई? वर्ष 1921 से। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई समिति, एक अस्थाई समिति। अस्थाई समिति क्या होती है? इसका गठन एक निश्चित समयांतराल पे किया जाता है। अस्थाई समिति क्या होती है? अस्थाई समिति, जिसे तदर्थ समिति भी कहते हैं, इसका गठन होता है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसका गठन किया जाता है। अस्थाई समिति में एक एडवाइजरी कमेटी होती है, एक इंक्वायरी कमेटी होती है। एडवाइजरी मतलब सलाहकार, इंक्वायरी मतलब जांच समिति होती है। इसके बारे में भी बात करेंगे। अस्थाई समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति के बारे में बात किए तो इसमें दो समितियों को अभी देखे, आगे और समितियों को देख रहे हैं। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कृपया हमारी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्रिप्शन करने के लिए निवेदन करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। देखिए, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। विपक्षी दल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। प्राक्कलन समिति जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठन हुआ था। 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। चुनाव होता है जो सदस्यों की नियुक्ति या निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कौन होता है? सत्ताधारी दल से होता है। नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कार्य क्या है? सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है, जैसे वार्षिक अनुदानों की जाँच करना। जो प्राक्कलन समिति होती है उसको अस्थाई मितव्ययिता समिति कहते हैं, या प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण समितियों को देखते हैं। जी, अब आगे देखिए, संसदीय समितियों में, अस्थाई समितियों में अगली हमारी जो समिति है वो लोक उपक्रम समिति है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम समिति। इसका गठन, लोक उपक्रम समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में किया गया था। प्रश्न पूछता है कि लोक उपक्रम समिति का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया था, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार कब किया गया था। तो इसमें दो प्रश्न हैं। ये पहली लाइन में गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में। सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, जैसा हम लोग पढ़े थे। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नियुक्ति कौन करता है अध्यक्ष की? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की जाती है। इन्हीं या तो लोकसभा के सदस्यों में से या राज्यसभा के सदस्यों में से इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। कार्य इनका क्या है? लोक उपक्रम समिति का कार्य विभिन्न रिपोर्टों की जांच करना। इसका महत्व विभिन्न रिपोर्टों से संबंध है, जैसे लोक उपक्रम। लोक उपक्रम क्या होता है? जैसे LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया आपका हो गया, FCI होता फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आदि को लोक उपक्रम कहते हैं। अब लोक उपक्रम से संबंधित जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आती है तो उनकी रिपोर्टों की जांच कौन करता है? लोक उपक्रम समिति। तो प्रश्न ये पूछता है कि लोक उपक्रम समिति की जांच, पहला स्टेटमेंट होगा लोक उपक्रम की जो कंपनियां होती हैं उनकी जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका अन्य क्या है? सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनके लेखों की जांच कौन करता है? लोक उपक्रम समिति। अब अस्थाई समिति में ही विभागीय समितियां होती है। इस समय वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। 16 जो विभागीय समितियां हैं वो लोकसभा से संबंधित है, और जो 8 विभागीय समितियां हैं वो राज्यसभा से संबंधित हैं। विभागीय समितियों में, एक विभागीय समिति में कुल सदस्यों की संख्या 31 होती है, 31 होती है, जिसमें 21 का जो मनोनयन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और 10 का मनोनयन राज्यसभा के सभापति जी के द्वारा की जाती है। देखिए,
विभागीय समितियां हमारी टोटल 24 होती हैं, कुल 24। यहाँ पे लोकसभा के अंतर्गत 16 समितियां आती हैं, राज्यसभा के अंतर्गत 8 समितियां आती हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विभागीय समितियां अस्थायी समिति हैं या अस्थायी समिति है। विभागीय समितियां अस्थायी समितियां होती हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 31 होती है। 21 का मनोनयन राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा और 10 का मनोनयन राज्यसभा के सभापति के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार की अब निधियों की बात करेंगे। अब तो ये हमारा जो अस्थायी समितियों वाला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। अब आगे हमारा ये टॉपिक है, प्रश्न पूछता है बार बार कि विभिन्न प्रकार की निधियां, निधियां मतलब फंड्स, केंद्र सरकार के राजस्वों तथा व्ययों आदि हेतु 3 प्रकार के निधियों का उपबंध हमारे संविधान में किया गया है। 3 प्रकार की निधियां कौन सी हैं? पहली भारत की संचित निधि है, आकस्मिक निधि है और भारत का लोक लेखा है। तो हम बात करेंगे भारत की संचित निधि की। भारत की संचित निधि के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 266 में अनुबंध किया गया है। यह क्या होता है? भारत की संचित निधि में कौन सी निधि होती है? देखिए, भारत सरकार का सभी धन इसी में जमा होता है, चाहे वो धन आपके कर राजस्व से आया हो, चाहे ऋण राजस्व से आया हो। ऋण वसूली के द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता है ऋण राजस्व हो गया, कर वसूली के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वो कर राजस्व हो गया। तो कर राजस्व से आया हुआ धन और ऋण राजस्व से आया हुआ धन दोनों कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में। अब भारत की संचित निधि से धन कौन निकालता है? तो संसद द्वारा निकाला जाता है। और संसद कैसे निकालती है? या तो विनियोग अधिनियम प्रस्ताव पारित करके या अनुपूरक अनुदान का प्रस्ताव पारित करके भारत की संचित निधि से संसद के द्वारा धन निकाले जाने का प्रावधान है। अब चूंकि ये भारत की जो संचित निधि होती है, इसका धन किस उपयोग में आता है? तो जो सार्वजनिक व्यय होते हैं, अर्थात अधिकारियों के व्यय, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, संसद सदस्यों का वेतन आदि सब जो चीज़ें होती हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। अब हमारी जो अगली निधि है भारत की आकस्मिक निधि, इसके बारे में 267 अनुच्छेद 267 में उपबंध है। राष्ट्रपति की ओर से सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। अर्थात भारत की आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं करता है, जो भारत सरकार का वित्त सचिव होता है वो इसका संचालन करता है। हमारी अंतिम जो तीसरी समिति है भारत का लोक लेखा, अनुच्छेद 266 में उपबंध है। अब भारत के लोक लेखा में क्या, चूँकि 266 में हमारी संचित निधि भी है, लोक लेखा भी है, तो जो संचित निधि के अलावा जो धन आते हैं, अर्थात बैंक का बचत जो होगा, बैंक जमा राशि होगा, बचत भविष्य निधि हो गया, वो हमारे भारत का लोक लेखा वाली जो निधि है उसमें जमा होता है। आइए इसको बारी बारी से देखें। अस्थाई समिति, अस्थाई समितियों में लोक उपक्रम समिति के बारे में पढ़ेंगे। लोक उपक्रम समिति को अंग्रेजी में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कहा जाता है। इसका गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में हुआ था। लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नियुक्ति जो अध्यक्ष होता है लोक उपक्रम समिति का, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसका कार्य क्या है? जो सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना भी इसमें शामिल है। उसके बाद अस्थायी समितियों में ही विभागीय समितियां होती हैं। कुल 24 विभागीय समितियां हैं वर्तमान में। लोकसभा के अंतर्गत 16 आती हैं, राज्यसभा के अंतर्गत 8 आती हैं। विभागीय समितियां होती है, उसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 31 होती है। 21 का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा 10 का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा होता है। उसके बाद हमारी जो निधि है, 3 प्रकार के निधि फंड की बात की गई है। संचित निधि, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में बात की गई है। इसमें भारत सरकार का सभी धन इसी में जमा होता है। कर तथा ऋणों से प्राप्त राजस्व इसमें शामिल है। संसद द्वारा अनुपूरक अनुदान या विनियोग अधिनियम प्रस्ताव द्वारा धन निकाला जाता है। ठीक है। सार्वजनिक अधिकारियों के वेतन भत्ते इसमें भारित होते हैं। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 266 में इसका उपबंध है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। तीसरी जो हमारी समिति है, फंड है, वो भारत का लोक लेखा फंड है, अनुच्छेद 266 में है। जो संचित निधि के अतिरिक्त जो धन होता है, के अतिरिक्त इसमें जो धन होता है भारत सरकार का, वो जमा होता है, जैसे आपका बैंक जमा राशि, बचत भविष्य निधि आदि। आज हम जो संघ की विधायिका थी उससे जुड़े सभी मुद्दों को ध्यान से पढ़ें।
हमारा विश्वास है कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनका समाकलन इसमें किया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अब आगे जो हमारा प्रारंभ होगा वो विधायिका में, राज्य की विधायिका के बारे में बात करेंगे, विधान परिषद और विधानसभा की बात करेंगे और उसके जो फंड होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, उसके अधिकारी कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन ग्रामीण छात्रों तक हमारे वीडियोस को पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर दें। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।